कर्नाटका के द्वारा जो कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी इसके जो डायरेक्टिव्स थे उनको मान रहा है एंड अब वो पानी रिलीज कर रहा है। देखो, अगर हम बात करते हैं ना कावेरी की, तो आपने नोटिस किया होगा कि बहुत लंबे टाइम से कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा है बिटवीन कर्नाटका, तमिलनाडु और भी बाकी स्टेट्स हैं, बट ये दो मेजरली स्टेट्स के बीच में बहुत मेजर डिस्प्यूट हमें देखने को मिल रहा है। अभी कंप्लाई करना स्टार्ट किया है कर्नाटका ने, ठीक है। कावेरी के बारे में ना डिस्कशन हमने कई बार करी हुई है, ठीक है ना। तो आज का जो आपका होमवर्क होगा ना, वो इसी के रिगार्डिंग होगा, कावेरी के रिगार्डिंग ही आपका होमवर्क होगा, ताकि देख पाएँ कि आपने कितना जो पढ़ा था कितना याद है। उसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो चाइना जो अपनी हरकतें करता है एक तरह से कि हर टेरिटरी को बोलता रहता है हमारी है, हमारी है। अब वो चाहे आप बात कर लो अक्साई चिन की बात कर लो या फिर आप अरुणाचल प्रदेश की बात कर लो, उसी तरह से आप साउथ चाइना सी की बात कर लो, वहाँ पर भी बहुत सारी टेरिटरीज़ को वो अपना क्लेम करते जा रहा है। पर बिल्कुल ही इसकी पुरानी आदत है, देखो बहुत ही, ठीक है ना, बहुत ही खराब आदत है चाइना की, ठीक है ना। और ये सारा जो इंडिया का पार्ट है, एक्साई चीन की बात कर लो या फिर जो अरुणाचल प्रदेश, वो तो है ही सारा इंडिया का पार्ट ही। और साउथ चाइना सी के अंदर भी ना ये चाइना का इस तरह से एक्सपेंशन करना काफ़ी वर्ल्ड ऑर्डर के काफ़ी अगेंस्ट है। उसी तरह से हम देखें तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे, ये प्रज्ञान रोवर के द्वारा जो लैंडर की तस्वीर है वो आपके सामने है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख भी सकते हो, स्माइल प्लीज करके यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो आज हमें डिस्कस करनी है। तो चलते हैं आज अपनी डिस्कशन की तरफ। डेट है आज की 31 अगस्त 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। देखो, चाइना के द्वारा जो मैं बात कर रहा था ना, चाइना के द्वारा बॉर्डर एरियाज का एक नया स्टैंडर्ड मैप यहाँ पे रिलीज किया गया है। देखो, वो मैप देखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि देखो उसमें कोई सेंस नहीं है। चाइना तो हर टेरिटरी को ही कल को अपना बोल देगा। बट आप नोटिस करो, जो यहाँ पर हमारा जो अक्साई चिन वाला एरिया है, बेसिकली 1962 वॉर के बाद चाइना ने, आप जानते हो, इसको इलीगली ऑक्युपाई कर लिया था। तो ये वाला एरिया को उसने पूरा अपना दिखाया कि अक्साई चिन उनका ही पार्ट है। उसी तरह से अगर आप नोटिस करोगे तो जो अरुणाचल प्रदेश है, पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश उन्होंने बोल दिया कि ये हमारा पार्ट है। एंड ऊपर से आपने पिछले दिनों के अंदर न्यूज़ भी सुनी होगी, कुछ एरियाज हैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर जिसको उसने रीनेम कर दिया है कि इसका नाम ये नहीं, इसका नाम वो है, ठीक है ना। तो इस तरह की चीज़ें चाइना बार बार करता जा रहा है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आपको देखनी होगी ना, यहाँ पर साउथ चाइना सी के अंदर भी आपने देखा होगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आप देखोगे साउथ चाइना सी के अंदर भी सेम चीज़ चाइना के द्वारा करी जा रही है। जो उसकी 9 डैश लाइन थी, वहां पर उसने एक 10th डैश भी डाल दी है, ठीक है ना। तो पूरा एरिया ही अपना साउथ चाइना सी को अपना क्लेम करता जा रहा है। एक जो हमें चीज़ थोड़ी समझनी है विद रिगार्ड्स टू अरुणाचल प्रदेश के, अरुणाचल प्रदेश के अंदर उसका इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों है। यहाँ पर आप नोटिस कर पा रहे हो, ये है आपका तवांग वाला एरिया, ठीक है। आप में से अगर कोई तवांग गया है ना, तो अपने आप में बहुत ज़्यादा एक खूबसूरत जगह है, राइट। अब यहाँ पर तवांग की अगर आप थोड़ा हिस्ट्री में जाओगे तो आप नोटिस करोगे ना कि तवांग के अंदर जो दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे सेकंड सेकंड सबसे बड़ी तिब्बतन बुद्धिज्म की जो मोनेस्ट्री हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। तो मोनेस्ट्री बहुत यहाँ की पॉपुलर है, जो तवांग की हो गया। वैसे भी ना लोगों का बहुत यहाँ पे विश्वास है इस मोनेस्ट्री के अंदर, राइट। एंड ऊपर से जब कहीं ना कहीं हमें नोटिस करने को मिलता है, तो चाइना यहाँ पे कोशिश कर रहा है कि वो अपनी इस तवांग एरिया पे अपना क्लेम जाहिर कर पाए। ऊपर से तिब्बत के साथ इनके कनेक्शंस भी रहे हैं हमेशा से ही, ठीक है। तो जब तिब्बत को उन्होंने ऑक्युपाई किया था चाइना ने, तो एक तरह से क्लेम करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि देखो तिब्बत उनका है तो तवांग भी उनका हुआ, पुराना अरुणाचल भी उनका हुआ। तो ये सारी चीजें मतलब चाइना यहाँ पे क्लेम करने की कोशिश कर रहा है। बाकी एरिया भी आप देख सकते हो, देखो पूरा कश्मीर हमारा ही है, पर डेफिनेटली उसमें जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला एरिया पूरा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हो गया, ये एक्साई चिन वाला एरिया होगा। और ये वाला एरिया वो है जो पाकिस्तान ने ना इलीगली चाइना को सीड कर दिया था। बट डेफिनेटली इंडिया आज नहीं तो कल इस पूरे एरिया को हमारा ही है, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंगली ये सारे एरियाज भी हमारे पास देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप नोटिस करोगे, यहाँ पर ना चाइना का एक एरिया है, ठीक है। ये जो ऊपर वाला एरिया है इसको बोलते हैं क्या, उइगर ऑटोनोमस रीजन ऑफ जिंगजियांग चाइना। तो ये एरिया भी आपको थोड़ा इसका भी आइडिया होना चाहिए। तो आई होप थोड़ी आप लोकेशन समझ पाए थे। पर हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर जी, उन्होंने ये बोला है कि नहीं, चाइना की पुरानी आदतें हैं, हमें इसके रिगार्डिंग ज़्यादा कंसर्न होने की ज़रूरत नहीं है। पूरा ये एरिया हमारा ही है, इसमें कोई शक या संदेह की कोई भी बात नहीं है। देखो, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, यूपीएससी 2020 में पूछा गया था कि सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर सिचुएटेड है। कोशिश करना, मैंने ऑलरेडी मैपिंग आपको जम्मू कश्मीर की करवा रखी है अच्छे से, तो ट्राई कीजिएगा और मुझे आंसर बताइएगा इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। यहाँ पर गेबॉन के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो, क्या आप लोगों को याद है, आज से लगभग एक हफ्ता पहले हमने गेबॉन के बारे में पढ़ा था। थोड़ा सा याद तो आ रहा है पर एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा। चलो कोई नहीं, उसको डिस्कस करेंगे। पर आप ये समझो कि यहाँ पर भी ना अफ्रीका के अंदर एक और कू हमें देखने को मिला है, और कहाँ पर देखने को मिला है, गेबॉन के अंदर। ये लोकेशन समझो, ये आपका अफ्रीका है ना,
कि आपके यहाँ पर ये गेबॉन आपको देखने को मिल जाएगा। बड़े मैप में भी दिखा दूँगा, पर आप नोटिस करो कि अभी वेस्ट अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका के अंदर बहुत सारे कूच देखने को मिल रहे हैं। अब तो गेबॉन में हुआ, उससे पहले आप नाइजर का देख सकते हो, बुर्किना फासो हो गया, गिनी हो गया, चैड हो गया, माली हो गया, अलग-अलग कूच हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएँगे। यहाँ पर ना एक इंटरेस्टिंग बात ये थी गेबॉन के अंदर कि गेवॉन के अंदर ना लोग एक्चुअली इसके फेवर में ज़्यादा हैं कि ये कू हो गया, तख्ता पलट हो गया, अच्छी बात है। सर ऐसा क्यों है? देखो ऐसा इसलिए है ना कि जो यहाँ पर ऑलरेडी जो रूल कर रहे थे लोग, वो 55 साल से उन्हीं की फैमिली रूल करे जा रही है। ठीक है ना? कभी पिताजी उनके रूल कर रहे हैं, कभी उनका बेटा रूल कर रहा है। इस तरह से चला जा रहा था 55 साल से। तो काफ़ी सारे लोग ना यहाँ पर जो वहाँ के जो सोल्जर्स हैं, म्यूटिनी जिन्होंने करी है, उनके फेवर में काफ़ी ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है ना? तो आने वाले टाइम में देखेंगे क्या इसका इन द एंड नतीजा बनता है। बट ओवरऑल अभी ये इसका कू देखने को मिला है, तो अभी ये काफ़ी टाइम चलने वाला है, राइट? अब आओ कि आखिर गेबॉन की लोकेशन क्या है? ये देखो हमने यहाँ पे थोड़ा समझा था, यहाँ पर ये रहा आपका अफ्रीका, ये आपका ये वाली जगह को बोलते हैं, यहाँ पे गेबॉन आपका आ जाएगा, ठीक है? तो गेबॉन की अगर आप बाउंड्रीज चेक करोगे ना, तो यहाँ पर आपको नदर्न साइड के अंदर कैमरून हो गया, इक्वेटोरियल गिनी हो गया एंड साथ ही साथ यहाँ पे आपके रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो देखने को मिल जाएगा। इसकी ध्यान रखिएगा कि जो बॉर्डर टच होती है मतलब इट ओपन्स अप टू अटलांटिक ओशियन, साउथ अटलांटिक ओशियन के साथ ये अकॉर्डिंगली इसके बॉर्डर्स टच होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको पता होनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे सर गेबॉन हमने पहले भी तो पढ़ा था, वो क्या न्यूज़ थी पहले? देखो वो वाली न्यूज़ थी आपकी विद रिगार्ड्स टू डेट फॉर नेचर स्वैप। याद है ना मैंने बताया था कि अगर मान लो एक कोई कंट्री है और वो अपना उसने कहीं से और कंट्री का हालत काफ़ी ख़राब है, उसने कहीं से कर्जा लिया हुआ है, वो कर्जे को वापस नहीं कर पा रहा, ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या होता था, कहीं ना कहीं वो पैसा कहाँ यूज़ कर सकता था, अपने नेचर को इम्प्रूव करने के लिए, इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है ना, क्लाइमेट बेनिफिट्स हो गया, इसको अचीव करने के लिए यूज़ किया जाता था। तो वो पर्पज़ के लिए इसको यहाँ पे डेट फॉर नेचर स्वैप यहाँ पे बोला जाता था। आई होप आपको याद आ गया होगा। एक चीज़ आपको और समझ आ रही होगी, क्या समझ आ रही होगी कि सर हमने ना कुछ ही दिन पहले हमने इकोवास भी पढ़ा था, याद है? इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ किसकी? वेस्टर्न अफ्रीकन स्टेट्स, बिल्कुल याद होगा। तब भी हमने इस बारे में पढ़ा था, हमने देखा था नाइजर के रिगार्डिंग, ठीक है ना? उन्होंने डेडलाइन वगैरह दे रखी थी नाइजर के बारे में। तो क्या सर उसमें जो गेबॉन था, वो भी उस कंट्री मतलब वो भी इसका पार्ट है इकोवास का? याद करो। द आंसर इज़ नो। मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये है इकोवास, ये जो हाइलाइटेड वाला एरिया है ना, ये इकोवास के अंदर है। तो सर यहाँ पर वो कहाँ गया गेबॉन? देखो ये नीचे, ये है गेबॉन आपको यहाँ पे। मैंने बताया ना गेबॉन के ऊपर इक्वेटोरियल गिनी हो गया, यहाँ पे रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हो गया, यहाँ पर ऊपर वाली साइड आपका कैमरून देखने को मिलता है, ठीक है ना? तो ये तो यहाँ पे इसके बॉर्डर टच होते थे, तो ये ऊपर वाली साइड थोड़ी है यहाँ पे। इकोवास तो ये वाली कम्युनिटी थी, ठीक है ना? तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि गेबॉन इज नॉट अ पार्ट ऑफ इकोवास। आई होप आपको पुरानी चीजें भी रिवाइज होगी। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज एलिफेंट कॉरिडोर ऑफ इंडिया रिपोर्ट। पहली बात तो कॉरिडोर समझो, कॉरिडोर क्या होता है। देखो जो एलिफेंट्स है जैसे, उनको एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट करना पड़ता है। तो कॉरिडोर दरअसल में क्या होता है ना, एक लैंड की एक स्ट्रिप होती है, ठीक है ना? जिस स्ट्रिप के बेसिस के ऊपर जो हमारे एलिफेंट्स होते हैं, वो एक हैबिटेट एरिया से दूसरे हैबिटेट एरिया तक आराम से पहुंच सकते हैं, ठीक है ना? अब आज के टाइम के ऊपर आप नोटिस करो कि जैसे ना हर किसी की ही जितने भी हमारे फौना है, ठीक है, कहीं ना कहीं उनकी जो हैबिटेट है ना, वो फ्रेगमेंटेशन उनकी वजह से काफ़ी सारे इश्यूज आ रहे हैं। ऐसे टाइम के ऊपर अगर उनके पास कॉरिडोर्स होंगे, तो उनको आराम से मूवमेंट करने में ना ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी। हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन बहुत बड़ा चैलेंज है, बट कहीं ना कहीं कॉरिडोर्स ना उसमें हेल्प कर देते हैं कि ताकि इनको प्रिजर्व किया जा पाए और ये अपनी मूवमेंट को भी रिस्ट्रिक्ट ना करें। अभी क्या हुआ है, एक एलिफेंट कॉरिडोर रिपोर्ट आई है 2023 की, जिसको रिलीज किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने। इसने क्या बात करी है? इसने बात करी है कि हमने कुछ सेंटर ने नए कॉरिडोर्स को आइडेंटिफाई किया है, लगभग 60 से भी ज़्यादा 62 नए कॉरिडोर आइडेंटिफाई करे गए हैं। पहले 88 एलिफेंट कॉरिडोर होते थे, अब टोटल हो चुके हैं, जब 60 प्लस कॉरिडोर्स को हमने आइडेंटिफाई किया है, तो अब 150 से भी ज़्यादा कॉरिडोर्स हमें देखने को मिल जाएंगे। सबसे ज़्यादा कॉरिडोर्स कहाँ पे हैं? हमारे वेस्ट बंगाल के अंदर, लगभग 26 हमें कॉरिडोर्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। साथ में अगर आप नोटिस करोगे ना, तो यहाँ पर इन्होंने कॉरिडोर्स को 4 एरियाज के अंदर डिवाइड किया है, नॉर्थन, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट सेंट्रल एंड सदर्न, ठीक है? 84% जो इनमें से कॉरिडोर्स हैं वो आपके विद इन द स्टेट ही हैं। मान लो एक ही स्टेट के अंदर शुरू होते हैं, उसी में खत्म हो जाते हैं। वेरएज अगर हम बात करें, टोटल 13% के करीब ऐसे कॉरिडोर्स हैं जो इंटर स्टेट है, एक स्टेट से शुरू होते हैं दूसरे में खत्म होते हैं। वेयर एज 6 हमारे ट्रांस नेशनल कॉरिडोर्स भी देखने को मिलेंगे जो इंडिया और नेपाल के बीच में है, ठीक है? तो एक तो हो गया इंटर स्टेट, मतलब ठीक है ना, मतलब सॉरी, एक हो गया इंट्रा स्टेट, इंट्रा मतलब विद इन द स्टेट हो गया, वो कितने 84%, एक कुछ होते हैं 13% इंटर स्टेट जो दो स्टेट्स के बीच में है, और 6 हमारे दो कंट्रीज के बीच में यानी कि इंडिया और नेपाल के बीच में है,
तो आई होप आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। देखो 10% एलिफेंट कॉरिडोर ऐसे भी थे जो कहीं न कहीं इम्पेयर्ड हो गए हैं, जहाँ पे इश्यूज़ आ गए हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत ज़्यादा हमने ह्यूमन एक्टिविटी कर दी, तो कहीं न कहीं कॉरिडोर अब वो बचा ही नहीं ढंग से, ठीक है? तो ये कुछ कंसर्न्स भी हैं। ऊपर से अगर हम बात करें तो 15 कॉरिडोर्स ने अपनी फंक्शनैलिटी को लूज़ कर दिया है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ना कुछ हमारे ह्यूमन फैक्टर्स ही इसके पीछे के रिस्पॉन्सिबल हैं, राइट? ऊपर से एनक्रोचमेंट, माइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, इन सभी ने भी काफ़ी सारे इश्यूज़ यहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं। थोड़ा-सा ना एक काम करते हैं, प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट क्या है? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 1992 में इसको लेकर आया गया था एज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। आप सभी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब जानते होंगे, जहाँ पर पैसा दोनों तरफ से कंट्रीब्यूट होता है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी। क्या कोशिश थी? कहीं न कहीं हमारे जो एलिफेंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करें, उनके हैबिटेट्स को, कॉरिडोर्स को, इन सभी को प्रोटेक्ट किया जाए। मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बहुत सारे देखने को मिलते हैं। पिछले कुछ टाइम के अंदर ना जैसे केरला में देखने को मिला था कि एक हाथी जो था उस एरिया में आ गया जहाँ पर ह्यूमन्स रहते थे। एक्चुअल में क्या हुआ था ना कि हमने जंगल काट दिए हैं। अब जंगल काट दिया और यहाँ पे हम खुद रहने लग गए हैं। अब एलिफेंट का थोड़ी पता है, तो एलिफेंट और इनमें मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी देखने को मिले थे। तो इस तरह के इश्यूज़ को हम चाहते हैं कि इनको टैकल करा जाए। साथ में जो कैप्टिव एलिफेंट्स होते हैं ना, उनका वेलफेयर हो जाए। कैप्टिव होते हैं जो आपके मतलब जिनको पिंजरे में हमने बंद किया होता है, वो वाले एलिफेंट्स की बात करी जा रही है, राइट? एंड लास्टली प्रॉपर एक तरह से इनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल पाए। इनका आईयूसीएन स्टेटस हम देखें तो आपको एंडेंजर्ड देखने को मिलेगा। साइट्स के अंदर अपेंडिक्स 1 के अंदर आपको है, एंड डब्ल्यूपीआई एक्ट के अंदर शेड्यूल 1 के अंदर आपको देखने को मिल जाएँगे। तो ये थी एलिफेंट कॉरिडोर ऑफ इंडिया रिपोर्ट। किसने रिलीज़ करी थी? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज़ यूरोपियन डिजिटल सर्विस एक्ट। देखो ये इंडिया का एक्ट नहीं है, तो बहुत डिटेल में नहीं जाना हमें, बस एक आइडिया लेना है कि आखिर इसका मतलब क्या होता है। तो देखो एक्चुअल में ना अभी क्या हुआ है ना, जैसे गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, इनको काफ़ी इश्यूज़ आ रहे हैं। कहाँ पर इश्यूज़ आ रहे हैं? यूरोपियन यूनियन के अंदर। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि यूरोपियन यूनियन के द्वारा ना एक एक्ट पास किया गया है, डिजिटल सर्विस एक्ट। उसको कंप्लाई करने के अंदर ना यहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है? तो पहली बात तो समझ गए डीएसए किसका है? यूरोपियन पार्लियामेंट ने इसको पास किया था। क्यों पास किया था? ताकि वहाँ के जो लोग हैं, कहीं न कहीं उनकी प्राइवेसी का, उनकी सेफ्टी, ट्रांसपेरेंसी का ध्यान रखा जा पाए ऑनलाइन। ठीक है? क्या मुद्दे हैं यहाँ पे? यहाँ पे देखो इन्होंने क्या बात करी है? इन्होंने बात करी है कि जैसे अगर कुछ ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर मान लो फ़ेसबुक हो गया, इस तरह की चीज़ों के ऊपर कुछ भी हेट स्पीच, टेररिज़्म, चाइल्ड अब्यूज़, इसके बारे में कुछ भी इल्लीगल या हार्मफुल कंटेंट है, उसको हटाना होगा, इनकी ज़िम्मेदारी। साथ में ही यहाँ पर ना ऐसा नहीं हो सकता कि मान लो कोई पर्सन ना किसी पर्टिकुलर सेक्सुअल ओरिएंटेशन का है या रिलीजन का है, एथनिसिटी का है, इनको वो इस तरह की टारगेटेड एडवर्टाइज़िंग हो। कहने का मतलब क्या? देखो मान लो जैसे कोई पर्सन लेट्स से मुस्लिम है या कोई पर्सन की रिलीजन हिंदू है, तो ऐसा नहीं ना होना चाहिए कि हिंदू वालों को ना कुछ ऐसी एडवर्टाइज़मेंट आए, जहाँ पर या फिर ऐसे कुछ उसको एड्स वगैरह दिखें, जहाँ पर मुस्लिम्स के रिगार्डिंग हेट दिखाया गया हो। मुस्लिम्स को कुछ ऐसी एड्स दिखें जहाँ पे इनके अगेंस्ट मतलब दिखाया गया हो। तो इस तरह से ना क्या होता है, जो सोसाइटी होती है ना, वहाँ पर आपस में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाते हैं। तो आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन, रिलीजन, एथनिसिटी, पॉलिटिकल बिलीफ्स के बेसिस के ऊपर टारगेटेड एडवर्टाइजिंग आपकी नहीं होनी चाहिए। साथ में ही जो बच्चे होंगे, उनके पास भी कुछ इस तरह की एडवर्टाइज़मेंट नहीं आनी चाहिए जो उनकी एज के लिए इनएप्रोप्रिएट हो सकती हो, ठीक है ना? इनके जो एल्गोरिथम्स वगैरह हैं, इनको प्रॉपर्ली डिस्क्लोज़ करें ताकि पता लगता रहे कि क्या-क्या चीज़ें चल रही हैं, राइट? प्रॉपर रूल्स होने चाहिए। अगर लार्जर प्लेटफ़ॉर्म है, लार्जर प्लेटफ़ॉर्म का मतलब अगर 10% यूरोपियन यूनियन की पॉपुलेशन आपके इन पर्टिकुलर प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करती है, तो आपको कुछ एडिशनल चीज़ें करनी होंगी, क्योंकि वहाँ पर ना आपके ऊपर बहुत सारे लोग डिपेंडेंट हैं। ऊपर से इनको डेडलाइन्स दी गई हैं, 4 महीने के अंदर आपने इनको कंप्लाई करना है। तो ये एक आइडिया आपको पता होना चाहिए कि अच्छा इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। अब इंडिया के लिए इसका क्या मतलब क्या चीज़ें हैं इसके लिए इंडिया के लिए ज़रूरत है? देखो इंडिया भी ना इनको एज़ अ बेंचमार्क की तरह ट्रीट कर सकता है। ये काफ़ी अच्छे यहाँ पे इस तरह से ना यूरोपियन यूनियन के द्वारा बनाए गए हैं। तो इंडिया के लिए या बाकी और कंट्रीज़ के लिए भी एक ग्लोबल स्टैंडर्ड की तरह काम कर सकते हैं। साथ में ही जो एक तरह की बैलेंस्ड अप्रोच हो सकती है। किस तरह की? कि देखो आपको जो आपकी फ़ेसबुक हो गया, जो इस तरह की जो ऑनलाइन चीज़ें हैं, इंटरमीडिएरीज़ हैं बेसिकली, उनको आपके यूज़र्स का भी राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, एंड कहीं न कहीं आपको ऑनलाइन बिहेवियर भी प्रमोट करना है। तो ये सारी चीज़ें इंडिया और बाकी कंट्रीज़ भी यहाँ से डेफ़िनिटली अडॉप्ट कर सकती हैं, राइट? नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे चलते हैं, दैट इज़ यूनिसेफ। अभी क्या हुआ है, यूनिसेफ के द्वारा ये बताया गया है कि देखो रशिया यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ ना, वहाँ पर हमें देखने को मिला कि 1300 भी से 100 से भी ज़्यादा जो स्कूल्स हैं, वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, एंड इसी तरह से बहुत सारे और स्कूल हैं, जो बहुत बुरी तरह से डैमेज हो चुके हैं। तो कहीं न कहीं जो बच्चों की एजुकेशन है, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैम्पर होने वाली है, क्योंकि इतने सारे जब स्कूल्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। थोड़ा-सा यूनिसेफ के बारे में देखें, तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। इसको क्रिएट किया गया था बाय यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 1946 के अंदर।
हेडक्वार्टर इसके न्यूयॉर्क यूएसए में देखने को मिल जाते हैं। और इसका गोल क्या है? इसका गोल था उस टाइम के ऊपर कि जब वर्ल्ड वॉर टू हो रहा हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं बच्चों को, उनकी मदर्स को इमरजेंसी फूड हो गया, हेल्थ केयर हो गया, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करी जाए। धीरे धीरे इसका जो इनिशिएटिव था, जो एम था, वो और ब्रॉडन होता गया। तो जो बच्चे जितने भी हमें दुनिया भर में देखने को मिलते हैं उनको प्रॉपर डेवलपमेंटल एड एंड साथ ही साथ जो ह्यूमैनिटेरियन एड है वो प्रॉपरली मिलती रहे, तो ये काम यूएन की ये जो एजेंसी है उसके द्वारा किया जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। इसी तरह से 1953 के बाद ये बन गया परमानेंट पार्ट यूएन सिस्टम का। 1950 में इसका जो गोल्स है जैसे मैंने बताया वो अकॉर्डिंगली एक्सटेंड भी होते रहे थे हर जगह के लिए, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें थी यूनिसेफ के बारे में जो आज का डिस्कशन किया। उसके इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप सभी से, आप मुझे नीचे कमेंट्स में इसका सही आंसर बताओगे। इसके साथ ही प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर आप कावेरी के बारे में बताओगे, जैसा कि आज लेक्चर के मैंने स्टार्टिंग के अंदर बोला भी था, ठीक है ना। कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है मुझे नीचे आप कमेंट्स में बताओगे। एक हमने टॉपिक डिस्कस किया था मेगालिथ के बारे में, तो मेगालिथ क्या होते हैं ये भी मुझे आप नीचे कमेंट्स में आंसर बताओगे। कल जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे, मतलब कल जो क्वेश्चन दिए थे होमवर्क के लिए, उनका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। पहला था ओणम फेस्टिवल के बारे में, तो क्या यहाँ पर लॉर्ड जगन्नाथ जी का रिटर्न होता है? देखो ये तो उड़ीसा के फेस्टिवल्स के रिगार्डिंग होता है ना, लॉर्ड जगन्नाथ जी का वहां जिक्र करते हैं। तो ओणम के रिगार्डिंग कैसे डिस्कस करेंगे? ये तो ओणम तो आपका केरला का त्योहार है। यहाँ पर क्या होता है ना, जो असुर किंग आपके महाबली हैं उनके रिटर्न को यहाँ पे ऑनर किया जाता है, तो बात गलत हो जाएगी। आर्टिकल 35A जम्मू एंड कश्मीर को एम्पावर करता है वहाँ के लेजिस्लेचर को, ताकि वो डिफाइन कर पाए परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द स्टेट, मतलब ये हुआ करता था। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा, एम्peror पेंगुइन की बात करें तो क्या ये वल्नरेबल है? आंसर इज अगेन फॉल्स। यहाँ पर क्या है? नियर थ्रेटेंड, ठीक है। तो ये बात भी सर समझ गए। और क्या था? राइट टू रिपेयर पोर्टल के बारे में डिस्कशन था, ठीक है ना। राइट टू रिपेयर हमने समझा था ना कि किस तरह से मान लो कोई कंपनी है, ठीक है ना, वो अपने प्रोडक्ट्स बनाती हैं और इस तरह के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जिनकी कोई रिपेयर ही नहीं होती, या फिर उनको अगर रिपेयर करवाना है तो कहीं ना कहीं आपको कंपनी के पास ही जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आप किसी के पास भी जा पाओ। तो राइट टू रिपेयर उसके अगेंस्ट एक मूवमेंट है। यहाँ पर क्या होगा, कहीं ना कहीं इससे आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी आपका कम होगा, सर्कुलर इकोनॉमी हो पाएगी, आप चीज़ों को आसानी से रिपेयर करवा पाओगे। अपने घर के पास जो भी आपका बंदा बैठता है, ठीक है, उससे आप डायरेक्टली रिपेयर करवा सकते हो, ठीक है। तो इससे कहीं ना कहीं ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। ये सारी चीज़ें राइट टू रिपेयर के अंदर देखने को मिलती हैं। तो राइट टू रिपेयर पोर्टल जो है वो किस मिनिस्ट्री का यहाँ पे इनिशिएटिव है? वो है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको आप गलत मत कीजिएगा। अगला टॉपिक क्या था? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। यहाँ पर नोटिस करना, इसने तीसरी बात कही है कि जो स्कीम है ना, वो प्रधान जो बेनिफिशरीज हैं, जो लाभार्थी हैं, उनको पहला एलपीजी रिफिल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। क्या ये बात करेक्ट है? द आंसर इज यस। एक्चुअल में होता क्या है ना कि जो आपके बेनिफिशरीज हैं उनको पहला एलपीजी रिफिल, आपका जो स्टोव होता है वो बिल्कुल फ्री में यहाँ पे मिलता है। डिपॉजिट फ्री कनेक्शन इनको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। तो तीसरी स्टेटमेंट सर बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि एलपीजी कनेक्शन जो रिलीज होगा वो आपके एडल्ट मेल मेंबर के अंदर होगा। नहीं 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 नहीं, ये फीमेल की बात हो रही है यहाँ पे, तो मेल मेंबर वाली बात गलत हो जाएगी, सेकंड गलत है। पहला बात कह रहा है कि एक स्कीम है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो एलपीजी कनेक्शन देता है महिलाओं को फ्रॉम बिलो पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड। काफी सारे स्टूडेंट ने ना शायद इसको ठीक मार्क कर दिया, पर एक्चुअल में ये गलत है। सर क्यों गलत क्यों है, कहाँ पे गड़बड़ आ गई? देखो यहाँ पर ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर नहीं, कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। आई रिपीट, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, पर तीसरा सही है। तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन स्टेटमेंट अमंग दिस इज करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी आज की डिस्कशन। आई होप आज का लेक्चर आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू ओनली एस ऑफिशियल पर जाके इस लेक्चर की पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो एंड अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। ठीक है, तो इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।